Hello everyone. So today we'll start with the second part of unit 1, which is about alternating currents. So what we'll do today, first we'll see what is alternating current and then we'll find its mean or average value. Now before starting with alternating current, you should know that why we are studying alternating करंट. मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताई थी ये चीज दैट ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इट इज इजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस रादर देन डायरेक्ट करंट्स. तो इस वजह से मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओनली. घर पे भी जैसे तुम देखते हो तो हमारी जो पावर सप्लाई होती है दैट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ एसी. ठीक है, और ये क्यों होता है इसका रीजन जो है वेल फेमिलियर हो तुम सब, बिकॉज इट इज इजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद ऑल्टरनेटिंग करंट. Now you already know that when a coil of copper insulated wire is rotated in a uniform magnetic field with constant angular velocity omega, an alternating EMF is induced in it. ठीक है, इससे तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो कि जब हमारे पास कोई कॉइल होती है उसको हम रोटेट करते हैं विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट हैपेंस, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट. ठीक है, अल्टरनेटिंग है तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. व्हाट इज E? This is the instantaneous value of the EMF at any instant of time t. And what is this E naught? This E naught basically represents the amplitude of alternating EMF. ठीक है, और this is the maximum or peak value of alternating EMF. और ये expression जो तुम देख रहे हो इस expression में जो है E जो है it is directly proportional to the sine function. That means जो EMF है यहाँ पर जो EMF है that is periodic in nature, वो ऑसिलेटरी बिहेवियर शो कर रही है, पीरियोडिक इन नेचर है. इसका मतलब इट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ. Now such an EMF जो है it changes continuously in magnitude with time and periodically in direction. How? यहाँ expression तुम already देख रहे हो, E is equal to E naught sin omega t. That means as t changes the value of E changes and it is also periodic in direction. After some time it changes the direction. ये हम अभी plot करेंगे तो वहाँ पे ये चीजें और clear हो जाएंगी. अभी हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है उसकी फॉर्म होती है E is equal to E naught sin omega t, where omega is the angular velocity, t is any time, E is the instantaneous value of EMF at that time t, and E naught is the maximum or the peak value, which is also known as the amplitude of alternating EMF. Now जैसे EMF को हम डिनोट करते हैं एज ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसी तरीके से जो अल्टरनेटिंग करंट है या जो करंट है दैट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस जिस पर हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ को अप्लाई किया है, तो कितना करंट होता है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी. Now when this alternating EMF is applied across some resistance, the current flowing through it is given by I is equal to I naught sin omega t. उसी फॉर्म में है जैसे E is equal to E naught sin omega t होता है, वैसे ही I is equal to I naught sin omega t होता है, where I is the instantaneous value of the current at any time t and I naught represents the peak or the maximum value of the current, which is also known as the amplitude. अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लॉट करेंगे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वहां पर हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, जो वाई एक्सिस है वहां पे ई या आई.
चाहे हम ई लिखें या आई लिखें, कर्व जो है वो हमारा सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न शो करेगा। डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्यों होगा? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी करंट से, बिकॉज I बिकम्स E अपॉन R। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। और जब टाइम हमारा t/4 हो गया, उस केस में वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो गई, दैट इज इक्वल टू ई नॉट, अगर हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को प्लॉट कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू आई नॉट अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट को प्लॉट कर रहे हैं। Now how at t is equal to capital T upon 4, E is equal to E naught और I is equal to I naught। देखो हमारे पास ये है जिसको हम प्लॉट कर रहे हैं, E is equal to E naught sin ओमेगा t। तो जब हमारा ओमेगा t क्या हो गया, यहाँ पर देखो हम किस टाइम पे देख रहे हैं? एट t इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 4। ओमेगा सबको पता है, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज नथिंग बट द टाइम पीरियड। ठीक है, तो ओमेगा को हमने रिप्लेस किया 2 पाई बाई टी, और हमारा स्मॉल t कितना है? T अपॉन 4। तो ओमेगा t हमारा यहाँ से कितना आ गया? ओमेगा t हमारा यहाँ से आ गया पाई बाय 2। मतलब साइन ओमेगा t इज pi by 2 at t is equal to capital T upon 4. And what is sin pi by 2? Sin pi by 2 is 1. So E is equal to E naught at t is equal to capital T upon 4. Similarly, I is equal to I naught at t is equal to capital T upon 4. ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। जब टाइम हमारा t अपॉन 2 होगा, तो यहाँ t अपॉन 4 को t अपॉन 2 से रिप्लेस कर दो, तो हमारा जो ओमेगा t है वो पाई हो गया। साइन पाई जो है 0 होता है, तो कर्व जो है यहाँ पे जो वैल्यू है वो e या i की 0 हो गई एट t इज इक्वल टू t अपॉन 2। उसके बाद व्हाट हैपेंस? उसके बाद जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, E और E नॉट जो है इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गई। एंड t इज इक्वल टू 3t अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू माइनस E नॉट और माइनस I नॉट, एंड एट स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T इट अगेन बिकम्स 0। तो ये जो है हमारा पैटर्न, दिस इज द बिहेवियर ऑफ E और I विद टाइम। और E और I यहाँ पर क्या है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दिस इज शोइंग द बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ विद टाइम। और ये जो हमारा फर्स्ट साइकिल है, दिस इज नोन एज द हाफ साइकिल, this is the another half cycle and this makes a complete one cycle। उसके बाद क्या होगा? ये जो पैटर्न है it will रिपीट। अब ये पैटर्न जो है रिपीट होगा आगे जाके इसी तरीके से। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड होता है कि एक साइकिल को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो इस एक साइकिल को कवर करने में कितना टाइम लगा? टाइम लगा कैपिटल टी। सो कैपिटल टी इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम पीरियड। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे टाइम हमारा टी चेंज हो रहा है, E और I जो है हर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t पर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और इस t/2 के बाद आकर उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? कि ये जो हमारी करंट या ईएमएफ है, दिस इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देख लाइक ऑल्टरनेटिंग करंट, like alternating EMF, ये जो current है हमारा, this is also changing in magnitude continuously with time and it is also periodic in direction। तो इस current को हम बोलते हैं alternating current। So how one can define alternating current or EMF? Hence alternating current or EMF is defined as that current or EMF which changes continuously in magnitude with time and periodically in direction। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ है, दे आर periodic in nature।
ठीक है, अगर ये पीरियोडिक नहीं होंगे तो ये ऑल्टरनेटिंग नहीं रहेंगे, ये डायरेक्ट बन जाएंगे। नाउ सो व्हाट वी हैव सीन इन द कर्व कि जो मैग्नीट्यूड है ऑल्टरनेटिंग करंट का या ईएमएफ का, फर्स्ट इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू in one direction and then it falls to 0. After this, the direction reverses such that the current or EMF again rises to the maximum value in the reverse direction, which is minus E naught or minus I naught, and then again falls to 0. So this complete one cycle of alternating current or EMF is shown in the figure, and it is given by the curve OABCD. OABCD. Okay, so this completes one cycle of the alternating current or EMF. I hope अब यहाँ पर सबको clear है like what is alternating current. Now next हमें पता होना चाहिए direct current क्या होता है, मतलब we should know the basic difference between direct current and alternating current. ये तुम सबको already पता है. Alternating current में क्या होता है, there is a change in magnitude as well as the direction. Direction जो है it is periodic in nature. After every half cycle direction reverses. डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में जो हमारा करंट है इट कैन चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट इट विल ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन. दैट मींस इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन. इट इज नॉट पीरियोडिक इन नेचर. पॉजिटिव से इट विल नॉट कम टू द नेगेटिव. ईदर इट विल रिमेन इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल और इट विल रिमेन इन द नेगेटिव half cycle. अगर direction change हो गई from positive to negative, then that means this is not direct current, this is alternating current. So a current which always flows in one direction is called the direct current, which is denoted by DC, and if the magnitude also remains constant, it is called steady direct current or DC. इसका मतलब क्या है, ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने 12th स्टैंडर्ड में. डायरेक्ट करंट क्या होता है, अगर वो इस फॉर्म में है, ठीक है, दैट मींस विद टाइम इट इज नॉट चेंजिंग, इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो इस डायरेक्ट करंट को हम कहते हैं स्टडी डायरेक्ट करंट. बट इफ डायरेक्ट करंट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू in one direction only, that means अगर suppose हमारा कुछ इस तरीके any behavior, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है बट इन वन डायरेक्शन ओनली, ये अगर नीचे नहीं जा रहा तो हमारा ये करंट जो है डायरेक्ट करंट है, नीचे नहीं जाएगा. ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट करंट है इट विल ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन. अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो हो सकती है बट उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होनी चाहिए, इट शुड फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. और जब इसे मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्ट करंट का, तो उस डायरेक्ट करंट को हम पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं. और जब हम उस डायरेक्ट करंट में से सारी पल्सेस को निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स एंड ऑल, ये हम आगे जाके देखेंगे भी इन डिटेल. उस केस में जब हम सारे पल्सेस वगैरह को निकाल देते हैं डायरेक्ट करंट में से, और जब उसका जो मैग्नीट्यूड है इट बिकम्स कांस्टेंट, तब उस डायरेक्ट करंट को हम बोलते हैं स्टेडी डायरेक्ट करंट. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. Now next we should know some important terms that we'll use in alternating current. सबसे पहली जो हमारी टर्म है दैट इज द एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ. ये सबको पता है एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू क्या होती है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ alternating current or EMF in the positive or negative direction is called the amplitude or peak value of alternating current, and it is usually denoted by I naught or E naught. मतलब ये क्या है हमारा, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज द एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ. ठीक है, दिस मैक्सिमम वैल्यू, this is known as the amplitude or peak value of negative of alternating current. ठीक है, so the maximum value of alternating current or EMF in the positive, this is in the positive or in the negative direction is called the amplitude or peak value of alternating current or EMF.
ठीक है, अब ये टर्म सबको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पीरियोडिक टाइम क्या होता है? पीरियोडिक टाइम वो टाइम होता है विच इज टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ टू कंप्लीट वन साइकिल। यहाँ पर हमारा साइकिल कितना है? यहाँ पे हमारा साइकिल जो है वो इतना है। नो, साइकिल होता क्या है? साइकिल वो होता है जिसके बाद कर्व अपने आप को फिर से रिपीट करने लगे। सो यहाँ पर आफ्टर टाइम कैपिटल टी कर्व जो है इट इज अगेन रिपीटिंग इट्स पैटर्न। तो उसका साइकिल कितना हो गया? कितना टाइम लगा एक साइकिल को कंप्लीट करने में? टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। सो कैपिटल टी इज द time period of the alternating current or EMF here. ठीक है, so the time taken to complete one cycle is called periodic time which is denoted by capital T. इसको हम time period भी बोलते हैं. And what is the relation between capital T and angular frequency omega? You already know T is equal to 2 pi by omega. Next, you should know the term frequency of alternating current or EMF. Frequency क्या होता है? It is basically defined as the number of cycles completed by alternating current or EMF in 1 second. यहाँ पे current की spelling गलत है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल, एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स जो हैं वो कंप्लीट करी है अल्टरनेटिंग करंट ने या ईएमएफ ने। इसकी डेफिनेशन से भी तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। और मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, and T we know is equal to 2 pi by omega. So from these two equations we can write mu is equal to omega upon 2 pi. Already familiar with this expression, omega is 2 pi into nu, where nu is representing the linear frequency, omega is known as the angular frequency. और ये सबको पता होना चाहिए कि जो कमर्शियल अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 50 साइकिल्स पर सेकंड और 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो भी कमर्शियल अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ हम लोग यूज करते हैं उसकी वोल्टेज तो सबको पता है 220 वोल्ट्स होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है काफी लोगों को नहीं पता, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और ये तुम लोगों को ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी ये चीजें पूछ ली जाती हैं। दिस इज अ वेरी जनरल एंड बेसिक क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वोल्टेज सबको पता है 220 वोल्ट्स होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। Now next is the angular frequency. ये हम already कर चुके हैं। Angular frequency is nothing but 2 pi into nu. So this is the product of frequency nu of AC with 2 pi. So omega is 2 pi into nu, which is also equal to 2 pi upon t, since mu is equal to 1 upon t, and the unit of angular frequency is radians per second. ठीक है। Now, after discussing some important terms used in the alternating current, we'll now move to the mean value or average value of alternating current over one complete cycle. ये जो derivation है, this is very important from your examinations point of view, और उतना ही ये simple है। इसमें हमें क्या करना है? हमें alternating current की मीन वैल्यू या उसकी हम कहते हैं एवरेज वैल्यू निकालनी है। दो चीजों के लिए निकालनी है, एक तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए और दूसरा ड्यूरिंग हाफ साइकिल के लिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये तुम्हें अभी पता चलेगा। देखो, वन कंप्लीट साइकिल सबको पता है, वन कंप्लीट साइकिल मतलब दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितनी, और यहाँ पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे वी हैव टाइम एंड वाई एक्सिस पे वी हैव आई, वेयर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। अब यहाँ पर देखो, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ये हमारा हो गया वन हाफ साइकिल, दिस इज द सेकेंड हाफ साइकिल। हर एक टाइम पे यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज
हमारी दूसरे हाफ साइकिल में है बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर अगर वैल्यू हमारी आई नॉट है पीक वैल्यू, तो यहाँ पे हमारी जो पीक वैल्यू होती है वो माइनस आई नॉट है। तो जितनी वैल्यूज यहाँ पर है उनको जब हम ऐड करेंगे प्लस सेम वैल्यूज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, जब हम उनको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की ओवर वन कंप्लीट साइकिल वो 0 हो गई। ठीक है, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, सपोज मेरे पास 3 वैल्यूज हैं x1 x2 एंड x3, मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये मैं तब यूज करूंगी जब मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यूज है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, टाइम के साथ मेरे पास करंट की कंटिन्यूअस वैल्यूज है, मतलब हर एक टाइम टी पर आई हैव अ वैल्यू ऑफ करंट। तो जब हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, अब हमें इन्हें सम अप करना है, हर एक टाइम पर करंट की क्या क्या वैल्यूज है वो सब हम ऐड करेंगे, दैट विल बिकम x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास उसमें 3 ऑब्जर्वेशंस थी तो हमने डिवाइडेड बाय 3 करा था। यहाँ पर हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है ये पूरा कि हर एक टाइम पर कितनी कितनी वैल्यू है हमारे करंट की। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मीन या एवरेज वैल्यू, जब हम किसी ऐसी चीज की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं जिसका बिहेवियर जो है कंटिन्यूअस है। नाउ यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सिंस द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन वन हाफ ऑफ इट्स साइकिल एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द अदर हाफ ऑफ इट्स cycle, so its mean or average value for one complete cycle is obviously be 0। ठीक है, ओवर वन कंप्लीट साइकिल जो एवरेज वैल्यू होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की वो 0 होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो जब हम उन सबको एड अप करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर 0 आएगा। अब इस चीज को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, देखो एट एनी इंस्टेंट हमारा जो करंट है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, उसकी एवरेज वैल्यू को हमने डिनोट करा एज आई इन द विद द सबस्क्रिप्ट एवरेज ए वी। इसका क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में एवरेज वैल्यू में आता है x1 प्लस x2 प्लस x3, दैट मीन्स हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, हर एक टाइम टी पर हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है करंट की। लेट्स से एट एनी टाइम टी करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, पूरी वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास 0 है और यहाँ पर हमारा कैपिटल टी है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज वेरी कर रही हैं टाइम की, फ्रॉम 0 टू टी। तो हर एक टाइम के लिए नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज को सम अप कर दिया। जब कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं तो उस केस में वी रिप्लेस समेशन बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सबको पता है। तो ये जो हमारा न्यूमरेटर है दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग x1 प्लस x2 प्लस x3। नॉट डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यूज, हर एक वैल्यू पे क्या क्या वैल्यू है करंट की, तो वो हर एक वैल्यू कौन सी है, वो हर एक वैल्यूज है हमारी ये वैल्यूज। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यूज है हमारी इन टोटल, कैपिटल टी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी टी जो है हमारा इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, तो डिनोमिनेटर हमारा हो गया कैपिटल टी। अब हमें न्यूमरेटर जो है उसको इंटीग्रेट करना है एंड देन वील गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, आई होप अब सबको क्लियर है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। इस फॉर्मूले को जो है तुम लोग याद भी कर लो ना। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है ये। नाउ अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू टी। Now substitute the values. Now this is minus I naught upon omega t, bracket में cos omega को I can write as 2 pi upon capital T, now into small t and the limits of integrations are from 0 to t। तो सबसे पहले मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करी कैपिटल टी, तो मेरे पास आ गया cos 2 पाई, उसके बाद मैंने पुट करा 0 तो मेरे पास आ गया cos 0। now cos 2 पाई की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, cos 0 की वैल्यू भी सबको पता है 1 होती है, सो 1 माइनस 1 बिकम्स 0। तो मैथमेटिकली भी हमारे पास आंसर क्या आया,
0. सो यहाँ से वी कंक्लूड दैट जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसकी जो मीन या एवरेज वैल्यू होती है ओवर वन कंप्लीट साइकिल वो 0 होती है। इसी तरीके से जो है we can find the average value of alternating EMF over one complete cycle. Alternating EMF जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसकी एवरेज वैल्यू के लिए? EMF है तो हम E से डिनोट करेंगे। E एवरेज हमारे पास कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन at any time t, let's say the EMF is E naught sin omega t. बिल्कुल उसी तरीके से इसका फॉर्मूला आएगा जैसे करंट का आया, बस हम जो I है उसको E से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ गया न्यूमरेटर E नॉट साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, ओवर वन कंप्लीट साइकिल का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ओवर वन कंप्लीट साइकिल है 0 से t। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा इसका? वही होगा dt with the limits of integration from 0 to t। तो इस चीज का ध्यान रखना एग्जाम में क्या पूछा है। अगर एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर पूछा जाएगा दैट कैलकुलेट द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर वन कंप्लीट साइकिल देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्व उसी तरीके से करना है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड यू विल गेट द आंसर एज 0। इसका मतलब क्या है? जब हमारी किसी वैल्यू, कोई भी वैल्यू जब हमारी 0 आ रही है तो उसका हमारा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहा। ठीक है, सो एक्चुअली में जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करते हैं और जब हमें उसकी मीन या एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उस केस में वी डू नॉट टॉक अबाउट द कंप्लीट साइकिल, वी यूजुअली टॉक अबाउट द हाफ साइकिल। व्हाई? बिकॉज हाफ साइकिल में उसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी। या तो अपर हाफ साइकिल लोगे या लोअर हाफ साइकिल लोगे, आंसर सेम होगा, बस उसमें एक माइनस साइन और आ जाएगा बिकॉज जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। तो चाहे तुम अपर हाफ साइकिल लो या लोअर हाफ साइकिल लो, पर एक पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए ही हम मीन या एवरेज वैल्यू निकालते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, क्योंकि ओवर कंप्लीट वन साइकिल तो उसकी वैल्यू 0 है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है ये, सिंस मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, therefore mean और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल। वो हमेशा हम हाफ साइकिल के लिए ही डिफाइन करते हैं। देखो, इसका डेरिवेशन जो है उसको करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल तरीका है जो मैं बताऊंगी, एक वो तरीका है जो इस बुक में गिवन है। तो एग्जाम में अगर तुम्हारे पास ये निकालने के लिए आता है तो तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों मेथड ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है? डायरेक्टली एक्सप्रेशन को यूज करो। ठीक है, अब हाफ साइकिल है तो हाफ साइकिल में हमारा मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइकिल ओनली। तो यहाँ पर अब टाइम हमारा कहाँ पे ट्रंकेट हुआ? दिस इज t अपॉन 2। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? सिर्फ इस एक्सप्रेशन में। ये जो लिमिट ऑफ, तो इसका जो फॉर्मूला है इसको ध्यान से सुनो, इसको अपनी नोटबुक में साइड में लिख लो। आई एवरेज ड्यूरिंग हाफ साइकिल आई एम टॉकिंग अबाउट, I average is equal to I naught sin omega t dt with limits of integration from 0 to t by 2। ठीक है, जब टाइम हमारा 0 से t by 2 के अंदर हम देखेंगे कितनी हमारी करंट की वैल्यूज हैं, उन सबको हमने एडअप किया, डिवाइडेड बाय dt फ्रॉम 0 टू, अब हमारे पास टोटल टाइम जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से t by 2। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन गया द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग हाफ साइकिल। सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ड्यूरिंग हाफ साइकिल विल बिकम, यहाँ पे भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसमें बस कैपिटल टी को t by 2 से रिप्लेस कर दो। फिर अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको सब अपनी बुक में इंटीग्रेट करके देखना। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा जो न्यूमरेटर है वो क्या आएगा? न्यूमरेटर तुम्हारा आएगा 2i naught
अपॉन ओमेगा, इसको सब सॉल्व करना, ठीक है, यही आएगा। न्यूमरेटर आएगा 2I0 अपॉन ओमेगा और डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर होगा हमारा t अपॉन 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा को राइट एज 2 पाई अपॉन कैपिटल T, तो जब इसको सॉल्व करोगे इट विल गिव यू 2I0 अपॉन पाई। सो 2I0 अपॉन पाई हमारा क्या हो गया, दिस इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग द हाफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, यूज दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेट एंड देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। सिमिलरली जो हमारी मीन या एवरेज वैल्यू होगी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो बस आई नॉट की जगह हमारे पास आ जाएगा ई नॉट। तो हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है उसकी एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग हाफ साइकिल इज 2E0 अपॉन पाई। तो यहाँ से हमें मिल गई एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ ड्यूरिंग हाफ साइकिल। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो इस बुक में गिवन है, इस डेफिनेशन का ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो स्टडी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की, इट इज डिफाइंड एज दैट स्टडी करंट which sends the same charge through a circuit in the same time as is sent by alternating current in half of its cycle, and it is generally denoted by I m। यहाँ पे देखो जो चीज हमने आई एवरेज से डिनोट करी है ना, देखो मीन या एवरेज वैल्यू, तो मीन के लिए हम m लिख देते हैं, या तो इसको आई एम भी लिख सकते हो, आई एवरेज भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, एवरेज वैल्यू को हम आई एम से भी डिनोट करते हैं और आई ए वी से भी डिनोट करते हैं। सिमिलरली ईएमएफ की जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है, मीन वैल्यू भी कहते हैं ना इसको, तो हम इसको ई एम से भी डिनोट कर सकते हैं या ई एवरेज से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये डेफिनेशन अभी क्लियर होगी, हम स्टेप बाय स्टेप पहले डेरिवेशन करते हैं, फिर मैं इस डेफिनेशन को समझाऊंगी। देखो सबसे पहले एट एनी टाइम टी वी नो करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और जहां पे हमारा डी क्यू क्या है, दिस इज दी हमारा क्यू हमारा चार्ज है, एंड डी क्यू विल बिकम द चार्ज ड्यूरिंग द टाइम डी टी। तो डी क्यू हमारा क्या हो गया, आई इंटू डी टी। ना ये तो हमारा जो डी क्यू है, ये तो हमारा स्मॉल चार्ज हो गया ड्यूरिंग द टाइम डी टी। व्हाट विल बी द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट डी क्यू। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो डी क्यू को, तो वील गेट कैपिटल क्यू। डी क्यू हमारा क्या है, आई इंटू डी टी। ना हम ड्यूरिंग हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, 0 से कैपिटल टी अपॉन 2। दिस इंटीग्रेशन इज ओवर डी टी, तो हम जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो टाइम की ही लेंगे। कर्व हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। ठीक है, और कर्व हमारा खत्म कहाँ हो रहा है, एट कैपिटल टी अपॉन 2 ड्यूरिंग द हाफ साइकिल। तो हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गई 0 से t अपॉन 2, सब्स्टिट्यूट i एज आई नॉट साइन ओमेगा t, इसको इंटीग्रेट करो। ये हमारा देखो क्या आ गया, यही हमारा न्यूमरेटर है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा था 2I0 अपॉन ओमेगा। देखो यहाँ पे जिसको इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी देख लो। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हो गई 0 से t अपॉन 2। Now substitute the values, so minus I naught upon omega, bracket में हो गया cos omega t upon 2 minus cos 0। ओमेगा हमारा क्या है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन 2 हमारा कितना हो गया, टी और टी कैंसिल आउट होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। ओमेगा को हमने लिखा 2 पाई बाई टी, ठीक है, इंटू टी अपॉन 2। तो टी और टी कैंसिल आउट हुए, 2 भी कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या बचा, कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है, -1। कॉस 0 क्या होता है, -1। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, और हमारे पास जो टोटल चार्ज है विच इज सेंट बाय द अल्टरनेटिंग करंट, वो कितना आ गया, 2I0 अपॉन ओमेगा।
वही हमने जब यहाँ करंट की एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे ड्यूरिंग हाफ साइकिल, तो मैंने बताया था जब आई नॉट साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू टी अपॉन 2, यू विल गेट 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, और डिनोमिनेटर तो बहुत सिंपल है, टी अपॉन 2 आएगा, सो वी गेट द एवरेज वैल्यू एज 2 एज 2 आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हमें न्यूमरेटर मिल गया, दिस इज 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द टोटल चार्ज सेंट बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल, which is equal to integral I dt with limits of integration from 0 to t upon 2। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू और द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर द हाफ साइकिल। इसका मतलब Q जो है उसको हम लिख सकते हैं, चार्ज हमारा क्या होगा, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो हमारा मीन वैल्यू क्या है, आई एम इनटू, और हमारा जो टाइम है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से t अपॉन 2। तो इन दोनों को अब हम इक्वेट करेंगे और इक्वल पुट करेंगे। हम इसको लिखेंगे आई एम इंटू टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये स्टेप हमने क्यों किया, ये स्टेप हमने किया बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनो, अब ये डेफिनेशन तुम लोगों को समझ में आएगी। ये डेफिनेशन क्या कहती है, जो मीन या एवरेज वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की, इट इज डिफाइंड एज दैट स्टडी करंट, ये वो स्टडी करंट है which sends the same charge through a circuit in the same time as is sent by alternating current in half of its cycle। हमने क्या देखा, हाफ ऑफ इट्स साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कितना चार्ज सेंड कर रहा है, वो कर रहा है 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। हाफ साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा कितना चार्ज सेंड कर रहा है, 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द steady current which sends the charge through a circuit in the same time। ठीक है, तो कौन सा सेम टाइम पे चार्ज सेंड हो रहा है, वो हमारा हो रहा है आई एम इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये आई एम हमारा क्या है, आई एम इज द स्टडी करंट which sends the same charge in the same time capital T upon 2 as is sent by alternating current in half of its cycle। इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ओमेगा हम, अब हम यहाँ से देखो, इसके बाद वी कैन राइट आई एम इक्वल टू 4 आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू कैपिटल टी। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कैंसल आउट होंगे एंड वी गेट 4 आई नॉट अपॉन 2 पाई। दिस कैन बी रिटन एज 2 आई नॉट अपॉन पाई विच इज इक्वल टू 0.637 इंटू आई नॉट। देखो यही वैल्यू हमारी आई थी सिंपल फॉर्मूला यूज करके, 2 आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, तो एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आता है, देन आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस डेरिवेशन, डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन एंड इंटीग्रेट एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर द हाफ साइकिल कितनी आई, 2 आई नॉट अपॉन पाई और 0.637 टाइम्स इट्स पीक और एम्पलीट्यूड। ठीक है, इट्स सॉरी दोबारा बता देती हूँ मैं। सो दिस शोज दैट द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल इज 2 आई नॉट अपॉन पाई, or you can say that it is 0.637 times its peak value or the amplitude। peak value को हम amplitude भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से we can find the mean or average value of alternating current denoted by EM or EAV, and that is also equal to 2 E naught upon pi which is 0.637 times E naught। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आई, ये हमारी वैल्यू है एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट हाफ साइकिल जो है इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू हमारी करंट की आएगी -0.637 आई नॉट,
और ईएमएफ की एवरेज वैल्यू आएगी -0.637 ई नॉट। ठीक है, इसको तुम निकाल भी सकते हो। निकालोगे कैसे? बस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस क्यों आएगा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट हाफ साइकिल विच इज नॉट रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो ईएमएफ और करंट है उन सबकी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं फॉर ऑल द टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? यहाँ से भी we can say that hence the average of their values over one complete cycle is 0। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो उसकी एवरेज वैल्यू ऊपर है 0.637 आई नॉट, फिर हम ऐड करेंगे विद -0.637 आई नॉट, सो ओवर द वन कंप्लीट साइकिल इट बिकम्स 0। सेम फॉर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, और ये हम ऑलरेडी जो है यहाँ पर निकाल भी चुके हैं कि अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ की बात करते हैं तो उसकी मीन या एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल तो 0 होती है, बट ओवर हाफ साइकिल उसकी वैल्यू 2 आई नॉट अपॉन पाई या 2 ई नॉट अपॉन पाई होती है, विच इज 0.637 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, तो एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आएगा तो ये ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट पूछा जा रहा है या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वो हमारा ओवर वन कंप्लीट साइकिल पूछा है या वो पूछा है ड्यूरिंग द हाफ साइकिल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस वील डू इन द नेक्स्ट क्लास।